मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 15। अभी तक हम 14 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 15वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परिभाषा नंबर 6। हम समुच्चयों के सम्मिलन पर चर्चा कर रहे थे, तो उससे जुड़ी एक परिभाषा जो कि परिभाषा नंबर 6 है, हम इस पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम सम्मिलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म गुणधर्म है ना, जो सम्मिलन है ना, अब उसके हम कुछ गुणधर्म पर भी चर्चा करेंगे, है ना, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज या फिर गुणधर्म हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, अभी हम सम्मिलन देखा, अब हम इनके सम्मिलन मतलब अब हम इनकी सर्वनिष्ठ जो कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये आपकी पुस्तक में 1.10.2 पर दिया हुआ है, तो एक बार अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और अंततः हम उदाहरण नंबर 15 पर चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। परिभाषा नंबर 6। दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या बी में है ना। अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, तो इनके सम्मिलन से, है ना, इनके सम्मिलन से जो समुच्चय आएगा वह समुच्चय है जिसमें ए समुच्चय और बी समुच्चय इन दोनों के अवयव हो, है ना, उन दोनों के प्रत्येक अवयव होंगे। ठीक है, जो कि या फिर ए में है या फिर बी में है ना। अगर दो समुच्चय हैं ए और बी, तो हम ए के अवयव और बी के अवयव इन दोनों को, है ना, समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। है ना, बस कोई भी समुच्चय मतलब कोई भी अवयव, है ना, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। है ना, तो ए और बी में क्या, ए के अवयव और बी के अवयव, है ना, हम सम्मिलन में लिख सकते हैं, बस कोई भी अवयव एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में है। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं कि ए सम्मिलन बी क्या होता है, सभी एक्स के लिए समुच्चय जहां एक्स क्या है, एक्स ए में है या एक्स बी में है। अगर एक्स ए या बी में से, है ना, ए समुच्चय या बी समुच्चय किसी एक में भी है, तो वह इस समुच्चय का भाग होगा। तो ये क्या होता है, ये सम्मिलन होता है ना। ए सम्मिलन बी क्या है, सभी एक्स के लिए समुच्चय जहां एक्स क्या है, या तो ए समुच्चय में है या फिर बी समुच्चय में है ना। अगर कोई एक में भी या फिर दोनों में हो, तो उस अवयव को हम, है ना, वह क्या होगा, इस समुच्चय का भाग होगा। ठीक है, ये प्रतीक जो है जिसे हम यू से निरूपित करते हैं ना, यू जैसा जो बनता है ये प्रतीक, है ना, सम्मिलन का। इसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि अभी हम जब सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ, है ना, अभी जब हम सर्वनिष्ठ या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, तो उसका प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है। ये सीधा यू होता है, वो उल्टा होता है ना। तो जो सीधा है ना, ये जो प्रतीक है ये सम्मिलन का है ना, इसे देख लीजिए। दो समुच्चयों के सम्मिलन को आकृति 1.4 में दिखाए गए वेन आरेख से प्रदर्शित किया जा सकता है। आकृति 1.4 में छायांकित भाग ए यूनियन, है ना, ए सम्मिलन बी को प्रदर्शित करता है ना। अभी हम जो दो समुच्चयों का सम्मिलन है वो की जो कि आकृति 1.4 पर दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं। ये हो गया हमारा, है ना, यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। और ये हमारा ए समुच्चय, बी समुच्चय। तो ए यूनियन बी क्या होता है, इसको हम, इस पूरे भाग को हम ए सम्मिलन बी या फिर ए यूनियन बी कहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा भाग है ना, इसमें प्रत्येक अवयव है जो कि ए समुच्चय और बी समुच्चय इनमें आते हैं। तो हम इसे, ये जो हमने रंग से भरा है ना, जो हमने नीले रंग से भरा हुआ है, ये क्या है, ये ए सम्मिलन बी है ना, क्योंकि ये पूरा ए है और ये पूरा बी समुच्चय है। ठीक है, और ए और बी को जब हम सम्मिलन करेंगे तो पूरा ए और पूरा बी आएगा, है ना। अगर ए में एक दो और तीन, तीन अवयव है, और बी समुच्चय में चार, तीन चार पांच और छह, है ना। ए समुच्चय में एक दो तीन और बी समुच्चय में तीन चार पांच और छह है ना। तो ए सम्मिलन बी क्या होगा, एक दो तीन चार पांच छह। जो तीन है वह सिर्फ एक ही बार आएगा, है ना। जो तीन है वह ए में भी है और बी समुच्चय में है, लेकिन फिर भी वह सिर्फ एक ही बार आएगा, है ना। तो ये हुआ ए सम्मिलन बी। ठीक है, ये जो छायांकित भाग है उसे हम ए सम्मिलन बी से निरूपित करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, है ना। अब हमने सम्मिलन पढ़ लिया है कि ए सम्मिलन भी, है ना, मतलब कोई भी दो समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है। अब हम उससे जुड़े कुछ गुणधर्म या फिर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला,
ए सम्मिलन बी सम्मिलन ए के बराबर होता है ना। जैसे अगर हम इस वैन रेखा को देखें तो यहाँ ए सम्मिलन बी जो है ना, तो इसमें क्या होगा, पूरा ए का भाग और पूरा बी का भाग यही आएगा। अगर हम बी सम्मिलन ए करें तब भी पूरा बी का भाग और पूरा ए का भाग आएगा। तो अगर हम वैन आरेख से देखें तो ए सम्मिलन बी और बी सम्मिलन सम्मिलन ए दोनों ही है ना क्या है, आपस में बराबर है। अगर ए में 1 2 3 है और बी समुच्चय में 3 4 5 है, तो ए सम्मिलन जब हम बी करेंगे तब भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। और जब हम बी सम्मिलन ए करेंगे तब भी हमारे समुच्चय में है ना 1 2 3 4 5 और 6 ही आएंगे, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि ए सम्मिलन बी और बी सम्मिलन ए आपस में बराबर है, और इसे हम क्रम विनिमय नियम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, दूसरा ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी इक्वल्स टू बी, है ना, ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी। मतलब पहले जब हम ए सम्मिलन ए और बी का सम्मिलन करें और फिर उसका सी से सम्मिलन करें, या फिर पहले हम बी और सी का सम्मिलन करें और फिर उसे हम ए से सम्मिलन करें, तो वह दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर ए समुच्चय में 1 अवयव है, बी समुच्चय में 2 और 3 अवयव है और सी समुच्चय में 4 अवयव। तो अगर हम ए और बी समुच्चय का, है ना, ए और बी समुच्चय का सम्मिलन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 और 3 आएगा। और फिर हम जब ए सम्मिलन बी जो कि 1 2 3 है ना, इसका सम्मिलन जब हम सी समुच्चय से करें, है ना, जिसमें क्या है 4 अवयव है, तो क्या आएगा, ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी क्या होगा, 1 2 3 और 4, है ना। तो ये समुच्चय क्या आया, 1 2 3 और 4। या फिर हम पहले बी सम्मिलन सी करें, तो बी समुच्चय में क्या थे, 2 अवयव है, 2 और 3, और सी में 1 अवयव है, 4। तो बी सम्मिलन सी क्या होगा, 2 3 और 4। अगर हम इस 2 3 और 4 का ए, है ना, जो ए समुच्चय है उससे सम्मिलन करें, है ना, ए सम्मिलन में 1 अवयव है, तब भी जो हम इसका सम्मिलन करेंगे 1 2 और 3 4, ये 4 अवयव इस समुच्चय का भाग होंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम पहले ए और बी का सम्मिलन करें उसके बाद सी का सम्मिलन करें, या फिर बी का और सी का सम्मिलन करें उसके बाद ए का सम्मिलन करें, तो इनमें, है ना, इन दोनों में ही जो उत्तर आएगा वह समान आएगा। ये इसे हम प्लस के रूप से देख सकते हैं कि अगर हम देखो पहला देखें, अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों से संख्या एक ही आती है ना। तो ऐसे ही ए सम्मिलन बी और बी सम्मिलन ए भी बराबर है। या और ऐसे ही जब हम दूसरा देखें कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी करें या फिर बी प्लस सी प्लस ए करें, है ना, उन दोनों ही में ही जो संख्या आएगी वह बराबर आएगी। तो ऐसे ही हम जब ए सम्मिलन बी की बात सी से सम्मिलन करते हैं या फिर बी सम्मिलन सी की बात ए से सम्मिलन करते हैं, तो उन दोनों में ही, है ना, जो समुच्चय आता है वह आपस में बराबर होते हैं, और इसे हम सहचर नियम के नाम से जानते हैं। पहला था क्रम विनिमय नियम और दूसरा है सहचर नियम। तीसरा, ए सम्मिलन फाई ए के बराबर होता है ना। अगर कोई समुच्चय ए है हमारे पास और हम उसका सम्मिलन फाई से या फिर रिक्त समुच्चय से कराएंगे तो हमारे पास समुच्चय ए ही आएगा, है ना। अगर आप देखें, ये हमारे पास ए समुच्चय है, मान लीजिए एक है हमारे पास ए समुच्चय जिसमें 3 अवयव है, 1 2 और 3। और फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, है ना। और सम्मिलन की परिभाषा क्या कहती है, हमें वो सारे अवयव लेने हैं जो या तो ए में है या फिर बी या फिर दूसरे समुच्चय में, है ना, जिसके साथ हम सम्मिलन निकाल रहे हैं, है ना। तो ए समुच्चय में मान ली 1 2 और 3 3 अवयव है, और अगर दूसरा समुच्चय जो है वह रिक्त है ना, तो उसमें क्या है, एक भी अवयव नहीं है। ठीक है, तो जो भी अब ए समुच्चय में अवयव थे वही अब ए सम्मिलन फाई, या है ना, ए सम्मिलन फाई के समुच्चय, है ना, ए सम्मिलन फाई के अवयव होंगे, है ना, उस समुच्चय के अवयव होंगे। इसलिए ए सम्मिलन फाई क्या होता है, ए के बराबर होता है। इसे हम तत्समक नियम, है ना, जहां पर फाई संक्रिय, है ना, अ, सम्मिलन का तत्समक अवयव है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, तत्समक नियम, जहां पे फाई जो है वह संक्रिय सम्मिलन का तत्समक अवयव है। ठीक है, ये होगा हमारा तीसरा तत्समक नियम। अब चौथा देखते हैं, अगर हम किसी समुच्चय का सम्मिलन खुद से ही करा दें तो हमें वही समुच्चय प्राप्त होगा। जैसे कि अगर ए सम्मिलन ए कराएं तो हमें ए समुच्चय ही प्राप्त होगा। क्योंकि अगर हम देखें, अगर मान लीजिए एक समुच्चय है ए जिसमें 3 अवयव है, 1 2 और 3, है ना, अगर हम उसका सम्मिलन खुद ही से कराएंगे, मतलब हम 1 2 3 वाले 3 अवयव वाले एक समुच्चय का सम्मिलन खुद से करा रहे हैं, तो हम उसमें ए सम्मिलन ए क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि जो ए
दो और तीन है वह ए समुच्चय में है, और हम जो दूसरा समुच्चय जिससे सम्मिलन करा रहे हैं वह भी ए ही है। तो एक दो तीन जो है वह दोनों समुच्चय में है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे एक ही। तो हम जब खुद का है ना, एक समुच्चय का सम्मिलन खुद से कराते हैं, है ना, तो हमें वही समुच्चय प्राप्त हो जाता है। इसे हम वर्ग सम नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा नियम। जब हम किसी सार्वत्रिक समुच्चय के साथ किसी अन्य समुच्चय का सम्मिलन कराते हैं तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त होता है ना। क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय अ, है ना अवश्य होगा, क्योंकि कोई भी समुच्चय जो होता है वह सार्वत्रिक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है ना। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास एक ए समुच्चय है जिसमें 3 संख्याएं हैं, है ना, 1 2 3। अगर हम इसका इन दोनों का सम्मिलन करेंगे, इन दोनों समुच्चय का, तो हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्या ही प्राप्त होगी। क्योंकि सम्मिलन का मतलब क्या होता है, हमें वह संख्या लेनी है जो दोनों समुच्चय में हो। तो यू में जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, इसमें 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्या है, और हमारा जो ए समुच्चय है उसमें सिर्फ 3 संख्या, 1 2 और 3, और वह तीनों संख्याएं, है ना, सार्वत्रिक समुच्चय में पहले से ही मौजूद है ना। और हम कोई भी संख्या जो है या अवयव है उसे सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। तो जब हम सार्वत्रिक समुच्चय का अवयव सॉरी सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट का सम्मिलन किसी और समुच्चय से करते हैं, तो हमें सिर्फ सार्वत्रिक समुच्चय ही मिलता है ना। ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यू का नियम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर हम आगे चलते हैं। अब हमने सम्मिलन की गुणधर्म भी पढ़ लिए और सम्मिलन भी पढ़ लिया। अब हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, अभी हमने समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ा था, है ना। अब हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के नाम से जानते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है ना। सम्मेलन में क्या होता था, हम दोनों समुच्चयों में प्रत्येक अवयव को लेते थे, लेकिन जब हम समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का बात करते हैं, है ना, सर्वनिष्ठ की बात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या लेते हैं, हम दोनों समुच्चयों में जो उभयनिष्ठ संख्या है, मतलब जो संख्या समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है, तो उनके समुच्चय को हम, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या फिर सर्वनिष्ठ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक समुच्चय ए है जिसमें 4 अवयव हैं 1 2 3 और 4, और एक समुच्चय बी है जिसमें 3 अवयव हैं 2 3 और 4। ठीक है, तो एक सर्वनिष्ठ ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा, 2 3 और 4, है ना। ये जो 3 अवयव हैं 2 3 और 4 जो कि समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है, वह है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना, मतलब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाएंगे। ठीक है, और इसका प्रतीक हम इससे करते हैं, है ना। देखो, ये होता है सम्मिलन का और ये होता है सर्वनिष्ठ का, है ना। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो इन्हें अच्छे से समझना, ये वाला जो है जो सीधा यू जैसा है वह क्या है, सर्वनिष्ठ वह क्या है, सम्मेलन का है, और जो उल्टा यू है वह क्या है, सर्वनिष्ठ का है ना। प्रतीक इसका प्रयोग सर्वनिष्ठ को निरूपित करने के लिए किया जाता है। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है ना। सर्वनिष्ठ क्या होता है, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है ना, जो कि समुच्चय ए में और समुच्चय बी में इन दोनों में है। प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं कि ए सर्वनिष्ठ बी क्या है, सभी एक्स के लिए समुच्चय जहां एक्स, है ना, जहां एक्स ए जो ए समुच्चय में है और बी समुच्चय में है ना। या मतलब वो ए और बी दोनों समुच्चय में है। अगर कोई अवयव जो है वह ए समुच्चय में है लेकिन बी समुच्चय में नहीं है, या फिर बी समुच्चय में है लेकिन ए समुच्चय में नहीं है, तब वह सर्वनिष्ठ नहीं कहला सकता, है ना, मतलब वह सर्वनिष्ठ समुच्चय का अवयव नहीं हो सकता। अगर हमें ए सर्वनिष्ठ बी का समुच्चय देखना है, तो उसमें जो अवयव होने चाहिए वह दोनों समुच्चयों में होने चाहिए, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर ए समुच्चय में 4 अवयव है 1 2 3 और 4, और बी समुच्चय में 3 अवयव है 2 3 और 4, तो ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा, ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय होगा 2 3 और 4 का, क्योंकि जो 2 3 और 4 संख्या ये 3 अवयव है, ये समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है। ठीक है, तो सम्मेलन क्या होता था कि जितने भी अवयव हैं दोनों समुच्चयों में उन सभी को लिखना, बस
जो भी उभयनिष्ठ है, मतलब जो भी एक से ज्यादा बार है, उन्हें हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। लेकिन जब हम समुच्चयों की सर्वनिष्ठ की बात करते हैं, तो हमें उन अवयवों का समुच्चय लिखना है जो कि दोनों समुच्चयों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, चलिए अब हम उदाहरण नंबर 15 देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए, है ना। हमने उदाहरण नंबर 12 देखा था, है ना, जिसमें हमारे पास दो समुच्चय थे, ए और बी, और उसमें हमें ए सम्मिलन बी निकालना था। लेकिन अभी हमें सिर्फ उनके जो समुच्चय ए है और बी है, उन्हें देखना है। अगर हम समुच्चय ए देखें तो इसमें चार अवयव हैं, दो, चार, छह और आठ। और अगर हम समुच्चय बी देखें तो इसमें भी चार अवयव हैं, छह, आठ, 10 और 12, है ना। अगर हम देखें तो समुच्चय ए और बी में दो अवयव हैं, छह और आठ, जो कि समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है ना। तो अगर हम उन पर विचार करें तो हम पाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए सर्वनिष्ठ बी क्या होंगे, ए सर्वनिष्ठ बी होगा 6 और 8। क्यों? क्योंकि सर्वनिष्ठ का मतलब यह होता है कि वह अवयव जो कि बाकी दोनों, है ना, वह अवयव जो कि दोनों समुच्चय में पाए जाए। अगर हम यहाँ देखें तो 6 और 8 ये दोनों अवयव समुच्चय ए और समुच्चय बी, इन दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हल देखें। हम देखते हैं कि केवल 6 और 8 ही ऐसे अवयव हैं जो समुच्चय ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हैं। अतः ए, है ना, ए सर्वनिष्ठ बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 6 और 8 इन दोनों अवयवों का समुच्चय होगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने परिभाषा नंबर 6 पर चर्चा की और इसे अच्छे से समझा, और उसके बाद हमने सम्मिलन की सक्रिया के कुछ गुणधर्म थे, उन पे चर्चा की। फिर समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं, इन पर चर्चा की और इन्हें अच्छे से समझा। और ये आपकी पुस्तक में 1.10.2 में है, तो अवश्य वहां से पढ़ लीजिएगा। बाकी अगले भाग में हम, है ना, बाकी आज हम इसे देख ही चुके हैं। ठीक है, एक बार पुस्तक से अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आज हमने फिर उदाहरण नंबर 15 पर भी चर्चा की। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 16 और उदाहरण नंबर 17 इन दोनों पर चर्चा करेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे, और अंततः परिभाषा नंबर 7 पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।